नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। मेरे साथ यहाँ कैमरे में अजय सिंह हैं, शिवेंद्र सिंह भी इधर आए थे। वो अक्सर आपको स्पोर्ट्स की खबरों के साथ दिख जाते हैं। एक्चुअली उनका इरादा कैमरे के उधर खड़े होकर मेरा ध्यान मजाकिया तौर पर अपनी तरफ खींचने का था, लेकिन वो एक अहम मुद्दा जिस पर डिजिटल की हमारी सहयोगी दिव्या का इसरार है कि आज आपसे बातचीत की जाए, वो अहम मुद्दा है तालिबान के वो हथियार जो आपको उसके साथ नज़र आते हैं, उसके लड़ाकों के साथ नज़र आते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, वो जो दुनिया की सबसे आधुनिक और सुसज्जित सेनाओं के पास होता है, वो तालिबान के लड़ाकों के पास, जो कि कबीले से आते हैं, गांव देहात के वो लड़के हैं जिनको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, जिनमें से कई निरक्षर हैं, जिनको कुछ एक तालीम मदरसे के ज़रिए इस हिसाब से मिली है कि उनको समझा दिया गया है कि मज़हब के हिसाब से सही क्या है, लेकिन ना तो उनकी कोई तालीम हुई है उस तरह की, ना उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है, लेकिन उनके पास ये वेपन्स, इसको चलाने की सलाहियत, ये सब कहाँ से आता है? पूरी दुनिया ये सोचकर हैरान है। एक्चुअली कहते हैं जहाँ ये होता है, पैसा होता है, वहाँ फिर जो चाहो वो आ जाता है। तालिबान कम से कम इसी की एक मिसाल पेश करता है। फोर्ब्स मैगजीन ने 2016 में जब एक रिपोर्ट प्रकाशित की आतंकवादी संगठनों के विषय में, तो ये बताया कि दुनिया का सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन है तालिबान, चौथे नंबर पे। मतलब जब आप ये देखते हैं कि जो टेररिज्म में लगे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास दौलत किसके पास कितनी है, उसमें चौथे नंबर पर तालिबान का नाम आता है। और तालिबान के पास 2016-17 में 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की सालाना आमद थी, जो उसके बाद के सालों में बड़ी तेजी से बढ़ी है और 2019-20 में वो करीब 11,000 करोड़ रुपए सालाना पहुंच गई। तो इतने पैसे हैं तो फिर रास्ते बन जाते हैं हथियारों के पहुंचने के, रास्ते बन जाते हैं ब्लैक मार्केट जो हथियारों का है वहां से हथियार हासिल करने के, रास्ते बन जाते हैं उन कंट्रीज़ के ज़रिए जो नोटोरियस एलिमेंट्स को अपने यहाँ बढ़ावा देती हैं, उनके ज़रिए इन हथियारों की खरीद के विषय में। और अगर खरीदने से काम नहीं बनता तो लूट लो। मजहब की राह में चलने वाले ये मानते हैं कि इस राह में चलते हुए जो भी किया जाए वो सही है। किसी का गला उतार देना सही है, कहीं से कुछ लूट लेना सही है, लिहाजा ये लूट भी सही है। अफगान सेना को अमेरिका ने जो हथियार दिए तालिबान का सामना करने के लिए, उसको छापामार गुरिल्ला स्टाइल में जगह जगह पर लूटा गया। खासतौर से जो हिंटरलैंड था, तालिबान जहां पर सक्रिय रहा, बल्कि अपने वजूद को बचाए रखने में कामयाब रहा तब भी, जबकि अमेरिका ने बहुत डेडली ऑपरेशंस उनके खिलाफ चलाया, वो एक्चुअली हिंटरलैंड थे। वो जगह जो थोड़ी दुरूह थी, थोड़ा अंदरूनी इलाके थे, जहां पहुंचना किसी के बूते की बात, सिर्फ उनके बूते की बात थी जो इस इलाके से इसलिए भिज्ञ हैं, उसको जानते हैं क्योंकि उनकी पीढ़ियां वहां पर रहती चली आई हैं। तो उस कबीले के लोग जैसे ही वहां पर डिफेंस फोर्सेस की कोई गाड़ी पहुंचती थी जो अमेरिका ने पहुंचाई होती थी अफगान डिफेंस फोर्सेस को, वो गाड़ी रेड कर दी जाती थी, उस पर छापा मार दिया जाता था। और आप आज भी देख रहे हैं कि ये जो सेना थी उसमें अपने नेता के तरफ अलीजियंस की, उसकी तरफ समर्पण की और उससे प्रेरित होकर काम करने की कमी थी। लिहाजा जैसे ही रेड पड़ी तो कोई विशेष प्रतिकार और विरोध भी नहीं होता था और हथियार इनके हाथ में आ जाते थे। और ये ट्रायल एंड एरर करके इन्होंने वहां ले जाकर हथियारों का तरीका समझकर, देखकर, चलाकर, कई जगहों पर कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन उसके बाद इनको चलाना आ गया। तीसरा वो भी जहां कंट्रीज बहुत सारे काम कर रही होती हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपने ओपोनेंट को साधना होता है। मसलन रूस के लिए, चाइना के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा विरोधी भी है, प्रतिस्पर्धी भी है। लिहाजा उसको साधने के लिए उस रूस ने, जो कभी यूनाइटेड जो स्टेट्स थे रशिया के, उस दौर में जिसने इस तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वही रशिया आज इनको पैसे भी दे रहा है, ये आरोप भी हैं कि उनको वेपन भी दे रहा है। इसी तरीके से चाइना ने इनको बहुत सारे वेपन्स दिए हैं, जिनमें एक वेपन मैन पैड वेपन, उसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करता है, जब ऊपर से कोई फाइटर जेट जा रहा होता है या कोई हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, तो उसके इंजन की गर्मी को इसका जो प्रोपेल्ड रॉकेट है वो भांप लेता है
और किसी मिसाइल की तरह जाकर उस पर अटैक करता है। और इसको ये कहा जाता है कि हिट एंड फॉरगेट, मतलब एक बार मारिए और उसके बाद भूल जाइए, निशाना तो अचूक है, जाकर लगेगा ही टारगेट पर। तो मैनपैड जैसे डेडली वेपन्स भी चाइना ने तालिबान को मुहैया कराए हैं। और बाद के दिनों में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का रुझान अमेरिका की तरफ से कम होकर चाइना की तरफ ज़्यादा हो गया, लिहाजा तालिबान की तरफ जो सपोर्ट पहले ढके छिपे चल रहा था, कहीं रुक रुक कर चल रहा था, वो बहुत जाहिर तौर पर और खुलकर होने लगा। लिहाजा पाकिस्तान ने भी इनको बहुत एड और एबेट किया है। जहां तक हथियारों को देने का सवाल है, उनकी ट्रेनिंग का सवाल है, खासतौर से ट्रेनिंग के मामले में पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वहां की आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, जो इन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को हैंडल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है और चलाना कैसे है, इस बारे में तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देते रहे। तो मुख्य तौर पर पैसों के जरिए खरीद कर, वो पैसे जो बाहर की दुनिया से इनको इमदाद के तौर पर मिलते रहे या इनकी कह लीजिए कि कुछ लोग इसको ज़कात मानते हैं, ज़कात के तौर पर मिलते रहे, ओपीएम की खेती, उसकी स्मगलिंग से इनको जो पैसे आते रहे, उस पैसे के ज़रिए इन्होंने वेपन्स खरीदे। अपने जो वो कंट्रीज़ जिन्होंने इनको टूल की तरह इस्तेमाल किया अमेरिका के खिलाफ, वो रशिया हो या चाइना या बाद में पाकिस्तान, उन्होंने वेपन्स मुहैया कराए। और अफगान फोर्सेस को लूट लूट कर भी इन्होंने अच्छा खासा ज़खीरा हथियारों का इकट्ठा कर लिया। और कहा तो ये जाता है कि इनकी वेपनरी में जो ज़्यादातर इनकी आर्सेनल में जो वेपन्स हैं वो अमेरिका के हैं और अफगान फोर्सेस से लूटे हुए हैं। इस तरीके से आपको वो सोफिस्टिकेटेड हथियार इनके हाथों में दिखाई देते हैं जो कई बार बहुत आधुनिक और सुसज्जित सेनाओं के हाथों में नहीं होते हैं। आज बातें विशेष में इतना ही।